लिखिए, जब हम कल की क्लास कर रहे थे तो 1969 को ऑलबर्ग बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ 75 बॉयज डिस्क्राइब 3 लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग, इतनी बात हमने लिख दी थी। हुआ यूं कि 30 साल तक उन्होंने वही वही सवाल उन बच्चों से बार बार घुमा फिरा कर पूछे। किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो लॉरेंस कोलबर्ग को ये बात मालूम चली कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसमें समझदारी आती जा रही है। समझदारी भी इस हद तक आ रही है कि जब बच्चा था तो वो चीटिंग इसलिए नहीं करता था, छोटा बच्चा, कि कहीं उसकी मैडम देख लेंगी तो उसको मारेंगी, इसलिए वो चीटिंग नहीं कर रहा है। अभी वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो अब वो चीटिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त या उसके टीचर्स जो उसे पढ़ा रहे हैं वो उसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये चीटिंग करके पास होता है क्या, ये तो पढ़ता भी नहीं है। अब अंतर देख रहे हो कितना आ गया। एक जगह तो हमें पिटने का डर था, अब हमें हमारी पब्लिक इमेज का डर हो गया। अब पिटने का डर नहीं है, क्यों पिटेंगे नहीं हम, हमें मालूम है 11वीं 12वीं के लड़के पिटते नहीं है। मगर बुरा भला तो कोई कह ही देगा, टीचर बोल तो देते ही हैं कि अबे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पढ़ नहीं सकते क्या। ठीक है, बच्चा और बड़ा हुआ, अब वो आईएएस की परीक्षा में बैठ रहा है। अब वो चीटिंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे मालूम है चीटिंग करके, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो यहाँ तुम चीटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें मालूम है इससे तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तुम यहाँ टेस्ट इसलिए देने आए हो ताकि तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लो, उससे के लिए तो तुम जितनी मेहनत करोगे। अब तुम यही चीटिंग करके तो उससे हासिल क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है ना, तुम अगर टॉप कर भी लोगे, मालूम चला मुझे 100 नंबर का पेपर था, 200 का पेपर था, तुम 200 में से 200 ले आए, अब क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे? पास तो वो एग्जाम करना ही पड़ेगा। इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप चीटिंग इसलिए मत करो क्योंकि पर्पस डिफीट मत होने। सीधी सी बात है, यही बात यहाँ पर निकल कर आई है। लिखिए, लेवल 1, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। देखो, अगर आपने जो मेरे साथ ये नोट्स पूरे कंप्लीट कर लिए ना और इन सब चीजों को अपने दिमाग में बिठा लिया, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको रट लो या, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरी क्या कह रही है और प्रैक्टिस में उसे कैसे अप्लाई करें, आप बहुत बढ़िया इंसान बन जाओगे। ये केवल बाजार में बिकने वाली एक किताब से बनाए हुए मेरे नोट्स नहीं है, ये तमाम उन जरियों से मैंने जानकारियां इकट्ठी की हैं। और 30-35 लेक्चर में आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप फिलोसफी में आप एमए कर लोगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। ये बातें लिखित दे सकता हूँ, अगर मिल जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो बिहार में एक टीचर है, उसने कहा मेरा पढ़ाया नहीं आया तो जला के मार डालना। हाँ, अब तो इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम जला के मार डालो, मगर मैं ये कह रहा हूँ तुम मेरा नाम बदल देना। और बोलो, तुम कुछ भी नाम रख लेना मेरा हास्यास्पद सा, ठीक है? लिखो, द लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, देखिए, द लोकस ऑफ कंट्रोल, ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में हम लिख रहे हैं, द लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड द इंडिविजुअल। इज आउटसाइड द इंडिविजुअल। मैं चीटिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत अच्छा कोई मानव बैठा हुआ है जो मुझे चीटिंग करने से रोक रहा है। लोकस है आउटसाइड द इंडिविजुअल, वो टीचर, उसके पिटने का डर लग रहा है कि वो मारेगा ही पकड़ के, मुझे चीटिंग करता पकड़ लेगा तो, ठीक है? पीपल अंडर द एक्सटर्नल कंट्रोल्स, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, पीपल अंडर द एक्सटर्नल कंट्रोल्स ओबे रूल्स, ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। People under the external controls obey rules to avoid punishment or to get rewards, or to get rewards, comma, or act out of self-interest, or act out of self-interest. Full stop. It is purely egocentric approach. It is purely egocentric approach.
फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डजंट कॉपी टू अवॉइड पनिशमेंट। अ चाइल्ड डजंट कॉपी टू अवॉइड पनिशमेंट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लेवल लिखिए, लेवल 2। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी अपनी स्टडी है, जॉन कॉलबर्ग की स्टडी है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। अब आपको अगर बचपन से ही, बहुत से लोग होते हैं बहुत मेच्योर होते हैं बचपन से ही, उनके अपनी एज ग्रुप से वो काफी ज्यादा आगे चल रहे होते हैं इमोशनली मेंटली, तो वो लोग फिर एक्सेप्शन हो जाएंगे, और कोई भी चीज में एक्सेप्शन आ गया फिर वो यूनिवर्सल बची ही नहीं। ठीक है। आपको पता है जो भारतवर्ष का, हमारी इंडियन माइथोलॉजी में सबसे अच्छा बच्चा किसे माना गया है? वो इतना अच्छा था कि बड़े बड़े देवता उसके सामने झुक जाते थे उसकी बातों के आगे। वो कौन था वो बच्चा? ही वॉज नचिकेत। नचिकेत। नचिकेत और यमराज का संवाद हुआ है, और यमराज हार ही मान गए थे। उन्होंने पूछ लिया था मृत्यु का रहस्य क्या है, तो यमराज बोले कि तुम मुझसे इस दुनिया की तुम्हें जो सुविधा चाहिए, जितना सोना चाहिए, जितनी सुंदर से सुंदर स्त्रियां चाहिए, तुम्हें जो बड़े से बड़ा घर चाहिए, संपदा चाहिए, राजपाट, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, यमराज बोले, मगर मुझसे ये सवाल मत पूछो, ये सवाल मत करो, इसका जवाब बड़ा गहरा है। तो उस जरा से बच्चे ने जवाब मालूम क्या दिया? कि इंद्रियों के भोग से इंद्रियां कमजोर होती हैं। अब बताओ। अब यमराज चुप कि अब मैं क्या बोलूं इसके आगे, ये तो लड़का है इसने तो। और जब वो उनके यमराज के घर गया था, उस समय यमराज धरती पर आए हुए थे, कोई मर गया होगा उसे लेने आए थे, उसने 2-3 दिन इंतजार किया, यमराज मिलना नहीं चाह रहे थे, ये कौन बच्चा आ गया है, मगर वो इंतजार करता रहा कि मुझे बात करनी है। अब कोई ऐसा आज के समय में देखो नचिकेत जैसा तो नहीं हो सकता है, मगर नचिकेत के लाइन पर चलने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है ना। लिखो। लेवल 2। लेवल 2, मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कन्फर्मिटी। मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल, मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कन्फर्मिटी, पहला था कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 है मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कन्फर्मिटी। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो मुझे लग रहा था कुछ नया होगा, ये बेतुका सा सिस्टम ले आए हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, फिलोसफी भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, कब कुछ भी कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे बच्चे को, ऐसा कर देंगे उसे। ठीक है ना। बच्चा तो छोटा होता है, उसको क्या समझ होती है? साइंस लेने वालों को नहीं समझती कि वो अभी उनके साथ क्या डिजास्टर होने वाला है। शुरुआती 6 महीने में ही उन्हें जो है भगवान याद आ जाएंगे। तुम्हें मालूम था क्या साइंस लेने से पहले? या तुम्हें लग रहा था 10वीं तक की वही मैथ्स पूछी जाएगी 11वीं में भी, वहां पर आ गया इंटीग्रेशन, हमारे तो हवाइयां उड़ गई उसको देख करके। ऐसा ही होता है। थैंक गॉड मैंने तो क्या साइंस साइंस ली नहीं थी, मैं तो शुरू से ह्यूमैनिटीज वाला रहा, तो मेरी जिंदगी बहुत आराम की कटी है भगवान की दया से। मगर जिन्होंने ली थी वो रोते हुए ऐसे घूमते थे, वो इंटरवल में भी खाना नहीं खा रहे हैं, वो अपना काम निपटा रहे हैं। हम लोगों का पीरियड में ही काम खत्म हो जाता था। ऐसा ना। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एटलीस्ट इनको एक हिस्ट्री का सिलेबस रोचक बनाना था, इंटरेस्टिंग, टीचर्स भी उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं। और दूसरा, इन्हें इंडियन माइथोलॉजी की स्टोरीज जरूर बच्चों को पढ़ानी थी, सभी धर्मों की, केवल हिंदुओं की नहीं, सभी धर्मों की। सिखों के गुरुओं ने क्या कहा है, हमारे यहाँ की क्या क्या स्टोरीज रही हैं, राजा जो परीक्षित थे उनकी कहानी क्या रही है, कलयुग जिनके राज में आया, वो पता रहना चाहिए। उनको पता रहना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार ने कितने कष्ट सहे करबला के युद्ध में। पूरा परिवार, पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो रहा था, किन हालात में उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। बच्चों को बताओ, कैसे पता चलेगा, और कैसे वो दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे जब उन्हें उनके बारे में मालूम ही नहीं रहेगा। ऐसे तो हिंदू हिंदू ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, तो पता ही नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, जो अन्य जो धर्मों के जो बच्चे थे, वो पूछते रहते थे, यार तुम ये बताते हो, तुम ऐसा किस्सा सुनाते हो, अच्छा ये वो बताओ, अब उसे कोई कैरेक्टर कहीं का ध्यान आ गया, उसने कुछ सुन लिया होगा, फिर वो उससे पूछता था वो कौन थे वो कौन थे।
तो बहुत सी बार बताते थे। मगर मुझे लगता था कि अगर ये सब बताया ही जाए एक बुक में शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज के तौर पर, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, हमें अपनी रूट्स पता होंगी। ठीक है ना। तो गड़बड़ है, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतनी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ना मास्टरों के लिए ऐसा खून की प्यासी पॉलिसी है वो कंप्यूटर में डेटा ही भरते रहते हैं, आज कितने बच्चे आए हैं, इन बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे गेम खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके लिए तुमने छोड़ा क्या पढ़ने के लिए? और कोई फिजिक्स पढ़ेगा, उसके साथ वो पढ़ेगा म्यूजिक। ऐसे पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई एक एक पूरे सेंस में होती थी। हमसे जो बहुत पहले के जो लोग थे ना, वो हमसे बहुत ज्यादा काबिल थे। वो अपनी पांचवी छठी की पढ़ाई भी अपने मरते दम तक नहीं भूलते थे, ऐसे लोग मिलते थे। आज के टाइम में 12वीं का हमें याद नहीं आ रहा है, स्थितियां तो वो हैं। देखिए लेवल 2 में एज एन इंडिविजुअल ग्रोज, जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है, एज एन इंडिविजुअल ग्रोज इन अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, इन अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, he or she tends to internalize he or she tends to internalize the standards of authority figures, the standards of authority figures. He or she tends to internalize, आत्मसात करते हैं, इनकलकेट करते हैं, internalize the standards of authority figures, authority figures, अथॉरिटी फिगर्स। मैंने आपको मॉरल अथॉरिटी पढ़ा रखा है। मॉरल अथॉरिटी वो लोग होते हैं जो बहुत आदर्श जिंदगी जिन्होंने जी करके बताई है। ठीक है ना। तो वो लोग होते हैं। देखिए, अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी इज द लोकस ऑफ अप्रूवल इज द सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी इज द लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ द मॉरल बिहेवियर। अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी इज द लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ द मॉरल बिहेवियर। अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी, समाज क्या कहेगा? सीता, राम, लक्ष्मण जब लौट कर आए तो कहा गया सीता तो दूसरे मर्द क्या रहकर आई हैं, दूसरे के राज में रहकर आई हैं, अशुद्धता है, अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता ने अग्नि परीक्षा दी लौट करके आकर। समाज क्या कहेगा? हम अपने, तभी तो कुछ एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। उसमें उसमें ये भी है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये उस गीत का लाइनें हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, समाज क्या कहेगा इसके आधार पर हम चल रहे हैं। हम चीटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समाज में कोई हमें देख लेगा तो बुराई हो जाएगी, पापा के पास शिकायत आ जाएगी, पापा की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। देखो, किससे? कौन से एक्शंस? कि मैं नहीं करता हूँ, मैं कोई गलत काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल। तो वही तो बात है, इमोरल एक्शन ही तो है चीटिंग करना। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि समाज क्या कहेगा। ठीक है। तब तो वो बेशर्म होते हुआ। हाँ तो कर ही रहा है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो वो इस हद तक का बेशर्म हो गया कि वो गलत भी कर रहा है, इसको कहते हैं चोरी, और ऊपर से सीना चोरी। मैं तो गलत भी कर रहा हूँ, मुझे शर्म भी नहीं आ रही है। ओ गॉड, तो मेरे जैसा कौन होगा फिर? लिखो, पीपल एट दिस स्टेज ऑफ मोरालिटी, पीपल, देखिए पीपल एट दिस स्टेज ऑफ मोरालिटी, क्या हुआ, कुछ छूट रहा है क्या? देखो, पीपल एट दिस स्टेज ऑफ मोरालिटी आर कंसर्न अबाउट, ठंड लग रही है, तबीयत ठीक है? नहीं है? ठीक है। पीपल एट दिस स्टेज ऑफ मोरालिटी आर कंसर्न अबाउट बीइंग गुड, आर कंसर्न अबाउट बीइंग गुड, कॉमा, प्लीजिंग अदर्स, प्लीजिंग अदर्स, दूसरों को खुश कर रहे हैं, चाटकारिता कर रहे हैं, प्लीजिंग अदर्स, कॉमा, एंड एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर।
हफ्ते में कम से कम एक बार नारियल पानी जरूर पीना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। कोशिश ये करें, तुम अगर 10-10 रुपया भी रोज जोड़ोगे ना, तो छठे दिन 60 रुपए हो जाएंगे। है, पियो, ठीक है। और एक और चीज सबको लेनी चाहिए, वो है अनार और संतरे का रस विद इट्स फाइबर। वो नहीं उसको छान के बाद फेंक दिया, उसको पी जाओ। उससे तुम्हारा हीमोग्लोबिन इतना शानदार तरीके से बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन ही इंसान के शरीर में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है हीमोग्लोबिन हमारा। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में चलती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया कहा गया है, ये बीमारी हो जाती है, ऑक्सीजन को कंटेन करने वाला जो सेल है वो विकृत हो जाता है। लिखिए, लेवल थर्ड, लेवल थर्ड, मोरालिटी ऑफ ऑटोनॉमस मॉरल प्रिंसिपल्स। लेवल थर्ड है मोरालिटी ऑफ ऑटोनॉमस मॉरल प्रिंसिपल्स। एक बार मुझे बुखार आया, मैंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें डेंगू निकला, डेंगू। डॉक्टर बोला आजकल बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही है। कुछ नहीं हुआ, बुखार आया 2-5 दिन। कैसे होती है वो स्ट्रांग, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पपीते का पत्ता, ठीक है ना। और एक टेबलेट जरूर खाओ, सब लोग खाओ रोज, गिलोय की, गिलोय और तुलसी की बनी हुई टेबलेट खाओ। कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा तुम्हारा, कोई नहीं कर पाएगा। इतनी गजब टेबलेट होती है, राष्ट्रीय औषधि है गिलोय, तुम्हें पता है। जिसको हम धनतेरस मनाते हैं, धनतेरस, लोगों ने पता नहीं कौन इंसान था जिसने ये सिखा दिया कि धनतेरस पे सोना खरीदते हैं। धनतेरस का और गोल्ड का या ऑर्नामेंट का कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो लिंक बिटवीन ऑर्नामेंट्स एंड धनतेरस। धनतेरस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऋषि धनवंतरी। वो गजब के वो ऋषि थे, और उनके हाथ में गिलोय रहती है। वो दिखाता है, क्योंकि वो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट भारत में मिलने वाली औषधि है गिलोय। इतनी कड़वी होती है ना, किसी की बातें भी इतनी कड़वी नहीं लगेंगी जितनी वो औषधि कड़वी होती है। हाँ, उसको लो, आनंद ही आनंद है। उसको सब लोग तो उसका जूस तो देखो पी नहीं पाते हैं, टेबलेट खाओ, मजेदार है, तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। सब, मैंने सुना है दिल्ली वगैरह में पानी पीकर लोगों को टीबी हो जाता है, टीबी। लोग अपना इलाज करा रहे हैं, तुम गिलोय खाओ। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा तुमको गिलोय खाने को। क्यों नहीं बोलेगा मालूम है ना? क्योंकि फिर दवाइयां कैसे बिकेंगी, है ना। सही, ये वाली बात। देखो हम लोग तो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। निरामय माने निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको अच्छा ही अच्छा दिखे, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी अब सब अगर अब डॉक्टर बोलने लगे सर्वे संतु निरामया, तो फिर उनकी तो पढ़ाई व्यर्थ हो गई ना। फिर उनने 5 साल का एमबीबीएस किया ही क्यों, अगर सब निरामय हो गए तो। देखो, अपना ध्यान सबको रखना है। मोरालिटी ऑफ ऑटोनॉमस मॉरल प्रिंसिपल्स, confronted by complexity of moral issues। देखिए, confronted by the complexity of moral issues, confronted by the complexity of moral issues, people now realize, people now realize, now मतलब अब इस एज ग्रुप में आकर के people now realize the conflict between moral standards, the conflicts between moral standards, and make their own judgments, make their own judgments on the basis of, on the basis of principles of right, principles of right, comma, fairness and justice, principles of right, fairness and justice, right, fairness and justice, full stop। Locus of control of moral behavior, locus of control of moral behavior and moral judgment is internal, locus of control of moral behavior and moral judgment is internal।
and moral judgment is internal. Example: a young boy doesn't copy in the competitive exam. A young boy doesn't copy in the competitive exam because he believes because he believes that copying defeats the purpose of exam. That copying defeats the purpose of exam. ठीक है, तो हमने ए पढ़ा था मेटा एथिक्स, फिर हमने बी पढ़ा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अब सी है नॉर्मेटिव एथिक्स. कैपिटल ए वाज मेटा एथिक्स, कैपिटल बी वाज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, कैपिटल सी इज नॉर्मेटिव एथिक्स. हेडिंग डालो नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्मेटिव माने, नॉर्म का मतलब होता है कसौटी, मानक, मानदंड, कैसा होना चाहिए. जब ऑट टू बी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं. ठीक है ना. नॉर्मेटिव एथिक्स इसको बोलते हैं मानदंडक नीति शास्त्र. देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल एक्शंस. नॉर्मेटिव एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल एक्शंस. देखो एथिकल एक्शन क्या है, तो कहा गया है यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यमश्चैव लज्जति तज्ञेयम विदुषा सर्वम तामसम गुण लक्षणम. जो काम करने से पहले, करते हुए. अरे यार, तुम मुझे गर्मी में निपटा दोगे. ठंडा लग रहा है क्या? थोड़ी देर है, मुझे कितनी देर बोलना है अभी? थोड़ी देर तुम्हारे लिए, मुझे तो अभी पूरा आधा घंटा 40 मिनट ड्यूटी करनी है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जिसमें सब खुश हैं उसी में मैं खुश हूँ. देखो, जिस काम को करने से पहले, करते हुए या करने के बाद आपके मन में कुछ भी वो घंटियां बजें कि कुछ गलत हो रहा है, समझ जाओ कि उस काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तज्ञेयम विदिशा सर्वम तामसम गुण लक्षणम. उसके अंदर कुछ तामसिक तत्व है जिससे आपको बचना चाहिए. ठीक है ना. लिखिए जरा. इट फोकसेस एक्सप्लिसिटली ऑन इट फोकसेस explicitly on questions of what people ought to do. It focuses explicitly on questions of what people ought to do, what people ought to do, और what people ought to do को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो. what people ought to do and how people can decide and how people can decide what the correct moral actions what the correct moral actions to take are. What the correct moral actions to take are. Full stop. ठीक है. तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो आपको ये बता रहा है कि क्या सही काम है जो हमें करना चाहिए, और हम एक किस तरीके से पता करें. ठीक है. हाउ पीपल कैन डिसाइड, वो किस तरीके से तय करेंगे कि ये काम करने का है या नहीं है. देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे. नॉर्मेटिव एथिक्स ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स also known as prescriptive ethics is a search for an ideal litmus test is a search for an ideal litmus test. litmus test सभी ने किया हुआ है, कोई ऐसा जिसने litmus test नहीं किया है. of proper behavior. litmus test of a proper behavior. Stop. The golden rule is a classic example of the golden rule is a classic example of a normative principle. The golden rule is a classic example of a normative principle. हमारे एक बात कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का
तो आम कहाँ से होए, ये कहावत है ना। गोल्डन रूल ये कहता है कि दूसरे के साथ वही बर्ताव करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। ठीक है ना। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करें, आप मुझसे प्यार से बात करें, तो सबसे पहले मुझे आपको प्यार देना पड़ेगा। अब मैं तुमसे क्लास में बदतमीजी करने लग जाऊं तो तुम एक दिन चुप रहोगे, और कुछ तो एक दिन भी नहीं रहेंगे, है ना। और रोज ऐसा होता रहेगा तो आप भी अवमानना करने लगेंगे, डिसरेस्पेक्ट करने लगेंगे। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और करना भी चाहिए, विदुर की नीति है शठे शाठ्यम समान। मैंने कल ही बोला, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये तो विदुर की नीति है। विदुर नीति इज सैंक्शन। देखो, चाणक्य नीति और विदुर नीति दोनों को आप कोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों किताबें खरीद के चाहो पढ़ भी लो, बहुत अच्छी हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। विदुर नीति और चाणक्य नीति दो अलग अलग किताबें आती हैं। देखो, तो गोल्डन रूल यही कहता है कि दूसरे के साथ वो बर्ताव करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। देखो, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, कॉमा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना शुरू करेंगे। वी शुड डू टू अदर्स, वी शुड डू टू अदर्स, डू टू अदर्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के आगे कॉमा लगाकर अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट नोट करेंगे। वी शुड डू टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ वो करना चाहिए व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू टू अस, व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू टू अस, फुल स्टॉप। इट इज अ सिंगल प्रिंसिपल, इट इज अ सिंगल प्रिंसिपल against which we judge all actions. It is a single principle against which we judge all actions. Full stop. और ये जहाँ पर डू टू अस आपने सेकंड लाइन में लिखा है, वहां पर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना भाई। वो स्टेटमेंट है ना, तो वी शुड डू टू अदर्स से लेकर के फिर वांट अदर्स टू डू टू अस, यहाँ तक उसको फिर क्लोज कर दो डबल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉर्मेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म नॉर्म, normative is derived from the term norm, norm, full stop। देखो, डिफाइन तुम अलग से अब डेफिनेशन मत लिखो, मगर तुम उसी के सेंस में ही लिख दो। हाँ हाँ हाँ, उसी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है ना, इतना टाइम होता है, पेपर छूट जाएगा। देखो, एज सच नॉर्म्स आर कंसर्न, एज सच नॉर्म्स आर कंसर्न with the social expectations, with the social expectations, full stop। एक अलाउद्दीन खिलजी के समय का बड़ा फेमस है किस्सा है, उसमें बच्चे को मांस लेने बाजार भेजा। सुना है ये किस्सा? उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे। उन्होंने बच्चे को मांस लेने के लिए भेजा कि जाओ बेटा इतना गोश्त खरीद के लाओ। तो गोश्त आया खरीद के, उसने तुलवाया अपने दरबार में, ये तौलो, तो कुछ कम निकला गोश्त। उसने अपने सैनिकों को भेज के उसको उठवा लिया वहां से, बाजार से, तो उसको उठा के लाओ। और जितना गोश्त कम था ना, उसकी जांघ में से उतना काट करके और उसको पूरा किया। उसने एक नॉर्म सेट कर दिया कि बाजार में कोई भी जाएगा उसके साथ धोखा नहीं करना है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का है। अलाउद्दीन खिलजी का था या मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का था शायद। मार्केट रिफॉर्म्स या तो उसने किए नहीं, मार्केट रिफॉर्म्स तो 100% खिलजी ने किए थे। अब ये घटना तुगलक की है या अलाउद्दीन खिलजी की, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। मगर ये है, बेवकूफ था वो, उसको आज तक तुगलकाबाद है उसके नाम पे। ठीक है, किसके नाम पर है? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के नाम पर है। एनीवे, ये घटना हुई तो ये फिरोज शाह तुगलक के नाम पर है, फिरोज शाह के नाम पर। सुनो, जब बाजार का ये नॉर्म तय हो गया, नॉर्म क्या होता है कि किस तरीके से चलेगा, एक कसौटी तय कर दी गई है कि ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से जब वो खबर फैली कि जांग का मांस काट के
तराजू को बराबर किया गया है। ओ गॉड, पूरे मार्केट में जो सेंसेशन हुआ, एक बार अकबर पहुंच गए आगरा के बाजार में, और अकबर ने उससे पूछा, दाम पूछा, अलग अलग चीजों का पूछ रहे थे, उसके साथ उनके वित्त मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे अकबर के। और बीरबल को तो नहीं लेके गए क्योंकि बीरबल बड़ा फेमस था, टोडरमल को कम लोगों ने देखा था। तो अकबर ने पूछा इसका बताओ इसका बताओ, तो इतना इरिटेट हो गया कि फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, ये पूछ रहा है कि कितने का है, वो कितने का है। अब बेइज्जत करके उन्हें भगा दिया वहां से। उसको उठवा लिया अकबर ने कि आओ। तो बेसिकली बात ये थी, देखो नॉर्म जब आप तय करते हो ना किसी चीज के, तो आपको खुद को एक बार चेक करना चाहिए। जब आप देखो, इसमें एक इसने लाइन क्या बोली है, आपने क्या लिखा है, कंसर्न विद द सोशल एक्सपेक्टेशंस। नॉर्म हमेशा तय होता है हमें क्या कैसे करना चाहिए, वो चीज होती है जो समाज में उसको अलाउ किया जाए। समाज में बदतमीजी करना किसी से अलाउ नहीं किया जाता है। तो एक नॉर्म ये है कि दुकान पर जैसे इंसान कोई जाएगा, तो एट टाइम्स कस्टमर्स थोड़ा अभद्रता कर देते हैं, मगर नॉर्म ये कहता है कि शॉप ओनर को अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। ये नॉर्म कहता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके बिजनेस में हैवी लॉसेस भी होते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आप डिफेम हो जाएंगे बाजार में, लोग आना बंद कर देंगे। ठीक है। तो कभी भी जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, वो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और वो क्यों करना चाहिए। दोनों चीजें आपको बताता है, वही थ्योरीज हैं। देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स जस्ट सीक्स टू टेल अस, नॉर्मेटिव एथिक्स जस्ट सीक्स टू टेल अस हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ वी कैन फाइंड आउट what things have what things have what moral properties, what things have what moral properties, comma, to provide a framework for ethics, to provide a framework for ethics, properties to provide a framework for ethics, full stop. Normative ethics can be subdivided into, okay, I'm repeating, to provide a framework for ethics, full stop. Normative ethics can be subdivided into two categories. Normative ethics can be subdivided into two categories. First is deontological. First is deontological और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। और एक है टेलियोलॉजिकल। कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है। डिओंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल। हेडिंग डालो डिओंटोलॉजिकल। डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, कोई भी काम करने का तरीका अगर गलत है तो वो काम भी गलत है, बस। अब उस काम को करने से कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तरीका गलत था, इसलिए वो काम गलत है। दिस इज डिओंटोलॉजी। ठीक है। और टेलियोलॉजी जो है, तो टेलियोलॉजी ये कह रही है कि आपका अगर जो कॉन्सिक्वेंस है, टेलियोलॉजिकल में देखो ना कॉन्सिक्वेंशियल भी लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंस है अच्छा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या रुख अख्तियार किया था, कौन सा तरीका अपनाया था। मगर ऐसा होता थोड़ी ना है। मैंने कहा भाई, गरीबी दूर करने के दो तरीके हैं, या तो आप गरीबों को सशक्त कर दें, या आप गरीबों को ही मिटा दें, और जनगणना कराएं, गरीब कमाएंगे, गरीबी भी कमाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है गरीबी मिटाने के लिए हम गरीबों को मिटा दें? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ से पता चलता है कि ये भी अप्रोचेज हैं, दे आर ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल।
किसी जगह पर टेलियोलॉजी लगेगी, किसी जगह पर डियोंटोलॉजी लगेगी। ठीक है। जैसे डियोंटोलॉजी से क्या है, डियोंटोलॉजी का मतलब जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है, या टेलियोलॉजी जैसे हम बोल रहे हैं, टेलियोलॉजी डियोंटोलॉजी नहीं, जब हम टेलियोलॉजी में ले रहे हैं तो रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है, हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हम जो पिछड़ा वर्ग जो है, दलित हैं, दमित हैं, शोषित पीड़ित वंचित हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनको हक दिलवाना है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। इसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम आया है। अब रिजर्वेशन सिस्टम से किसी को शिकायत हो सकती है, और है भी, बहुत से लोगों को शिकायत है। तो वो सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हम जो कॉन्सिक्वेंस सोचे बैठे हैं बहुत अच्छा है। इसी के लिए, उसी के आधार पर चंपकम दुरई राजन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिड करके रखा। इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा। ठीक है। इससे ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमारी मंजिल सही है तो रास्ता भी जो हमने चुना हुआ है वो सही है। डियोंटोलॉजी में क्या होता है कि हमने अपना रास्ता देखना है, और रास्ता अगर हमें ठीक लग रहा है तो सही हम पहुंच ही जाएंगे, जिसको हमने कहा है ड्यूटी अप्रोच। तुम अपना काम करते चलो, अब तुम कहाँ पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे ये ऊपर वाले के हाथ में। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में लिखा हुआ है। ठीक है। तुम अपना काम करो, तुम नित्य पढ़ाई करो। अब तुम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो भगवान के हाथ में है, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में पढ़ना है, मेहनत करनी है, एग्जाम देना है, निष्ठा के साथ एग्जाम दो जा करके, बस अपना काम करो। हाँ, ड्यूटी एथिकल है। हाँ, ठीक है। ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य। ड्यूटी जब हम हिंदी में कहते हैं तो उसको कहते हैं ड्यूटी के लिए, इसीलिए जो ये जो जिसको हम बोलते हैं कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, इसके लिए हिंदी में कोई भी शब्द नहीं है। हिंदी में ड्यूटी के लिए केवल एक ही शब्द है, और वो है कर्तव्य। माने प्रधानमंत्री जी ने कहा राजपथ का नाम बदलो, कर्तव्य पथ करो इसे। कर्तव्य पथ पर चलना है, राजपथ पर नहीं चलना है, ये उन्होंने कहा। हमें राज नहीं करना है, हमें कर्तव्य का पालन करना है, जिसके लिए जनता ने हमें चुन करके भेजा। बहुत ही अच्छी, ये मुझे, ये जब मैंने उसको पढ़ा डिटेल में कि इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और इतना अच्छा नाम है कर्तव्य पथ। जब वो परेड निकल कर जाती है तो वो कहते हैं कि कदम ताल करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, उससे उस शब्द से एकदम से पॉजिटिव वाइब आती है। राजपथ तो ये लगता है जैसे कोई राजा महाराजाओं के देश में हम रह रहे हैं। ठीक है ना, किंग्स वे जिसे बोलते हैं। पुरानी दिल्ली में जाओगे ना तो किंग्स वे है, चांदनी चौक के पास में, तो जहाँ पे बम मार दिया था उनके ऊपर रास बिहारी, वो उसने या घोष ने, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है। तो इसमें लिखो, डियोंटोलॉजी में हम लिखते हैं जिसको ड्यूटी अप्रोच भी कहा गया है। देखो द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। एक तो मेरी क्लास लगभग आज कितनी देर लेट हुई है, मिनट ना। बताओ यार अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म कराऊं। ऐसा नहीं बोल सकते ना हम, हमें पता है हम कितना बोल सकते हैं। लिखो द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। मालिक नहीं हूं मैं। अरे वो खत्म होने वाला ट्रांसपोर्ट, मुझे क्या करना, फिर मैं एक ही बार आया करूंगा। देखो द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। और हमारे यहाँ तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सर तो कुछ भी नहीं कहते। ये वर्क कल्चर जरा देखो जरा जा करके, ऐसे धुतकारा जाता है ना, जैसे, हाँ हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, पेमेंट नहीं मिलता है। टचवुड हम लोग क्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी नहीं है। नॉट इन एनी केस, भी नहीं है ऐसा, कभी आज तक नहीं हुआ। हमारा काम देर से चल रहा है, सर बोलते हैं अरे अरे हो जाता है यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो। कभी डांट नहीं पड़ी, डांट आज तक नहीं पड़ी, मुझे कभी नहीं डांटा सर ने। शुरुआत में बस ये हुआ था जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया। अब देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। ठीक है। अब मैंने बीएड तो देखो कुछ किया नहीं है, तो मुझे वैसे टीचिंग करनी आती नहीं है जैसे होती होगी। अब कैसे होती होगी वो भगवान जाने। अब मैं आया हूँ, मैंने उनको थोड़ा सा कसा। अब वो मेरे साथ वो ज्यादा वो हंसी मजाक वाला सिस्टम थोड़ा कम चलता है। ठीक है। काम की बात करोगे तो मैं पूरे दिन हंसूंगा तुम्हारे साथ, हाँ तुम गप मारना चाहो तो वो मेरे साथ मतलब थोड़ा नहीं। शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम हुई।
और बच्चे बोले ये ऐसा पढ़ाते हैं कि हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, और उसमें सर बीच में बोलते हैं आप अपनी एटलस खोलो, और सर तो हमें सीधे वो बोलते हैं देखो वो दिख रहा होगा कि नहीं देख। अब मैं गया हुआ था छुट्टी में घर पे, सर का मेरे पास फोन आया, बड़ी शिकायतें हैं भाई। तो मैं मैंने क्या करूँ अब मैं, कि ये इसको रोको, ये क्या होता है एटलस रोको। मैं कहा ऐसा नहीं, एटलस में उन बच्चों को अलग से बिठाऊंगा, उनको अलग से हम टाइम देंगे, मगर उनको सीखना होगा, उनको अपनी गति बढ़ानी होगी, उनको इस बात का एहसास करना होगा कि वो किस लाइन में आ गए। ये तो हमारा 10वीं 12वीं का पेपर नहीं है कि तुमने ये सोच लिया हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार में सुनो और लिखो उसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अपनी आदतों में सुधार करो। और वही बच्चे जिन्होंने शिकायत भिड़ाई थी, शिकायत क्या भिड़ाई थी, अब ठीक है उनकी अपने जो भी रहा होगा, वो बच्चे इतने ऐसे हो गए थे, मैं बोलता था जरा देखो देखो जैसलमेर निकालो, और वो पन्ना खोलते थे तुरंत राजस्थान और जैसलमेर पे उनकी निगाहें टिक गई। वही बच्चे, समय समय की सारी बात है, ट्रेनिंग की सारी बात है ना। आप 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते हो, और आप वही आप एनडीए का पेपर निकाल लेते हो, और आईएमए में आप 15 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की रनिंग करवा देते हैं। क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यही तो है। चलो, द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच और द ड्यूटी एथिक्स focuses on focuses on the rightness or wrongness of actions. Focuses the non-consequentialist or deontological approach or duty ethics focuses on the rightness or wrongness of the actions themselves and not the consequences of the action. Actions themselves and not the consequences of the actions. Full stop. आपको पता है हमारी कोचिंग में ऐसे भी टीचर हुए जो सवेरे 5 बजे क्लास बुलवाते थे। ये सब काम तो मैंने कभी किए ही नहीं। तो तुम्हें 5 बजे पढ़ाने के लिए मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले खुद भी पढ़ के आता हूँ घर से। अब मुझे क्या पता तुम मुझसे कौन सा सवाल पूछ डालो अचानक से, कैमरे पर मेरी हंसी उड़ जाए। इससे अच्छा है कि मैं पढ़ ही लूँ थोड़ा सा। मुझे कम से कम 1.5 2 घंटा अपने एक क्लास को तैयार करने, जितना मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उतना मैं भी पहले खुद भी पढ़ कर आता हूँ। ये स्थिति है रोज की। चाहे मैं इस चीज को तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, मगर वो पढ़ना पड़ता है। 10 बार भी पढ़ाएंगे तो 10 बार पढ़ के पढ़ाएंगे, ये है। मगर सवेरे सवेरे अब बच्चे आ रहे हैं आंखें मलते हुए, सोए नहीं है। 1 बजे तो रात में सोए थे, फिर से उठ गए, 5 बजे की क्लास है। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं। मैं वो काम करूँ ही क्यों जिससे मैं गाली खाऊं, तुम्हारी अंतरात्मा से मुझे कुछ बुरी बात सुनने को मिले। मैं तो कभी किसी को नहीं बुलाता सवेरे, वरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उनसे चाबी ले लूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा सिलेबस डिले हो रहा है, मुझे सवेरे बुलाऊं। आने वाले आएंगे, नहीं आने वालों का सिलेबस छूटेगा, वो फिर आएंगे। आ तो जाएंगी, ये वाली बात है। और मैं क्यों दुख दूं तुम्हें, मुझे क्या पड़ी है। इसलिए मैं वो काम करता ही नहीं। सवेरे लगती थी क्लास, लगती थी, अब मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा वरना वो बात फैल जाती है दूर तक। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, उनकी शक्लें रोने पर आ जाते थे कि सर 1 महीना हो गया है यहाँ तो, हम क्या करें। और सर भी हंसते थे, सर बोलते थे अब मैं भी क्या बोलूं। ठीक बात है, अब कोई नहीं किसी से बोलता है, सबका अपना अपना काम होता है। लिखो भाई, द नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच हैज the non-consequentialist approach has some prominent variants. The non-consequentialist approach has some prominent variants like divine command theory, like divine command theory. भगवान का आदेश है, आपकी मति वैसी ही हो जाएगी, आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी जैसा भगवान आपसे कराना चाह रहे हैं। डिवाइन कमांड थ्योरी, होइए सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे शाखा। कुछ भी बोलते रहो तुम, होगा वही जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। घर में बहुत इंपॉर्टेंट एक शादी थी, और मेरे यहाँ से सब लोग जा रहे थे, और गाड़ी खाली जा रही थी, मेरा सामान लेकर के जा रहे थे, और मैं अड़ा रहा, मेरी मति वैसी हो गई कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी क्लास पढ़ानी है, मैं अपना काम करके ही आऊंगा, मैं रात की ट्रेन है उससे जाऊंगा। मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन पटरी से उतरी हुई थी, ये देहरादून स्टेशन। उसने लाइन तोड़ दी थी,
राप्ती गंगा गोरखपुर से आई थी, दोपहर में लाइन तोड़ दी थी, हमें मालूम ही नहीं चला शहर में कि एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन में घुसते ही साथ स्टेशन में तबाही मचाई है। ये पिछले साल की बात है, राप्ती गंगा का इंजन उतरा था, उसने पूरी लाइन तोड़ दी, पीछे तक तोड़ दी। ये अपने बाद ये हर्रा वाला स्टेशन पड़ता है ना, यहाँ तक सारी लाइन ढीली हो गई थी, वो लाइन तार कसा रहता है। जो ट्रेन मेरी रात में 11 बजे निकलनी थी, वो सवेरे 5 बजे निकली। मैं ठंड में पूरी रात प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। पहले तो घर वालों ने डांटा, मगर फिर उनको अब जैसे जैसे रात गहराए तो उनको अब मेरे ऊपर तरस भी आए। अब लड़का तो मैं उन्हीं गई हूँ। उन्होंने कहा तुम बहुत परेशान हो रहे हो, तुम बेटा एक काम करो, तुम कैंसिल कर दो, तुम वापस चले जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, शादी तो है ही, अभी तो टाइम बचा है, अभी तो मर भी नहीं रहे, ऐसी भी सर्दी नहीं है, देख रहे हैं, ठीक है। लकीली उस दिन मैं ऐसे कपड़े पहना हुआ था कि मैं क्लास से पढ़ा करके सीधे मैं स्टेशन गया था, तो मेरे पास वो कपड़े थे। अगर मैंने कुछ हल्का फुल्का पहना होता ना तो बस गए थे काम से। इतनी ठंडी हवा, रात में 2-3 बजे, और रेलवे वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं, वो क्या बोले हैं। रेल मंत्री का वीडियो कॉल आया था उस दिन स्टेशन मास्टर के नंबर पे, साफ दिख रहे थे वो वीडियो कॉल में, वो देख रहे थे इसको कि क्या हुआ है, क्योंकि दिल्ली तक तुरंत खबर पहुंच गई थी देहरादून में गड़बड़ हो गई है, सारी ट्रेनें रुक गई। मेरी आगे से दिल्ली से शताब्दी छूट गई, मुझे उसका एक पैसा नहीं मिला। रेलवे की पॉलिसी कहती है सेम स्टेशन से ट्रेन छूटेगी कनेक्टेड तो हम पैसा देंगे। मेरी यहाँ से नई दिल्ली की थी और फिर निजामुद्दीन से, वो ये निजामुद्दीन की थी और वो फिर नई दिल्ली से थी, उन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लगभग 1000 रुपया मेरा चला गया उसमें। यहाँ से देर से पहुंचे, दूसरी ट्रेन में चढ़े तो टीटी ने कहा आपको टिकट नहीं है, आप ऐसे कैसे विदाउट उसके। तो मैंने कहा विदाउट नहीं है, देखो मेरे। उसने कहा कोई इससे मतलब नहीं है, ट्रेन जा चुकी है, आपकी जहां तक की टिकट है ये ट्रेन उस स्टेशन को पार कर चुकी है। तो जो, तो अपना लेजिटिमेटली जो टिकट थी उसके बावजूद भी ये सुनने को मिला कि हम बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। उस दिन सब कुछ हो गए, सारे काम हो गए। बुद्धि, डिवाइन कमांड थ्योरी, आप वो करते हो जो पहले से तय है, आप उससे इधर उधर हट नहीं सकते। कितनी बार बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था, आशातीत सफलता मिलती है, जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो सोचा नहीं उससे ज्यादा कई गुना बुरा हो गया, उसमें आपका कोई वश नहीं है। इसीलिए कहा गया आप अपना काम करो। लिखो भाई, डिमांड कमांड थ्योरी। अभी इसको लिखो, पहले इसको मैं तुम इसको वो कर लेना, मैं तुम्हें कल की क्लास में बताऊंगा। अभी इसको निपटाते हैं। लिखो, कॉमा, एंड नेचुरल राइट्स थ्योरी, एंड नेचुरल राइट्स थ्योरी। नेचुरल राइट्स थ्योरी मतलब एक इंसान के रूप में जब आप जन्मे तो आपके कुछ नेचुरल राइट्स हैं। जैसे आपको आजाद रहने का हक है, लोग आपसे तमीज से बात करें, ये आपका हक है, ठीक है। देखिए, एक 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 कवि ने लिखा है ना कि दुराचार सहकर अपना दुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। कि आप बुरा भी सह रहे हैं और आप कह भी नहीं पा रहे हैं। जानवर होता है ना, पीटा जाता है, क्या बोल पाता है जानवर? कभी किसी से नहीं बोल पाता है। अगर ऐसी स्थिति किसी इंसान की हो जाए, दुराचार सहकर भी दुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इसका मतलब है आप इंसान के रूप में भी पशु जैसी जिंदगी काट रहे हैं। नेचुरल राइट्स खत्म है, स्लेव बन गए हैं, स्लेव बन गए, ठीक है। देखिए, ये मुगलों की शादियां होती थी, इसमें कितनी तो स्लेव्स होती थी, हरम में महिलाएं कौन होती थी, इतनी शादियां थोड़ी ना होती थी, वो सब स्लेव होती थी, ठीक है। तो कंडक्ट है, फिर उनकी उतनी उतने बच्चे होते थे और सारे लड़ते थे एक दूसरे के। देखो आज एक भी नहीं है, एक भी मुगल है क्या? जिस आधार पर आप अपने निर्माण करोगे वो वैसा का वैसे ही रहे। आज उस किले को कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार ना हो तो उसको कौन पूछे, ढह जाए, जाने कितना हो तो ढह गया। एक जमाने में कि उनकी 16 पत्नियां थी, किसी की 17 पत्नियां थी, उनके अनेक बच्चे थे, उनका ऐसा राज चलता था, आज कोई पूछने वाला नहीं है। जिस कमरे में जोधाबाई पूजा करती थी उसमें इतनी दुर्गंध आ रही थी, मैं अभी होकर आया वहां से, इतनी दुर्गंध आ रही थी, सोचिए वो कमरा किसी जमाने में बना होगा, महारानी जोधाबाई उसमें पूजा करती थी। देख लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सामने सामने है, सामने सामने है। तुम्हें क्या मिल रहा है? टिकट लगाई, सरकार का पैसा हुआ, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, बैठे रहो। और किसी का हक नहीं बचा। 75% भारतीय सेना को दे दिया गया, वो अपना उन्होंने उसमें छावनी बना ली है कैंट के अंदर।
वो उसमें किले के अंदर, फोर्ट के अंदर कैंट है। अब 25% बचा पब्लिक के लिए। पब्लिक आती है, फोटो वोटो खींचती है, किसी ने कुछ अच्छा लगा तो तारीफ कर दी, अच्छा नहीं लगा बुराई कर दी, और घूम के। पूरा आर्मी है अंदर आगरा में। दिल्ली में भी है। देखिए, नेचुरल राइट्स थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब। थॉमस हॉब, स्पेलिंग देखेंगे, थॉमस हॉब, HOBBE। थॉमस हॉब एंड जॉन लॉक, जॉन लॉकी है, लॉकी, जॉन लॉकी, LOCKE। ये बहुत फेमस हुए, बहुत फेमस हुए। एक ना द क्वेस्ट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, द क्वेस्ट। प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। वो फिलोसफी के HOD रहे। महात्मा गांधी की हत्या के चश्मदीद थे। उनके सामने गोली मारी गई थी प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा को, वो सॉरी महात्मा गांधी को। अब प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा उस समय वहाँ पे मौजूद थे। वो उसमें CGO में काम करते थे। तो उनका आप पढ़ो। फिलोसफी में इस देश में मुझे नहीं लगता प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जितनी नॉलेज किसी को रही है। द क्वेस्ट चैनल है यूट्यूब पे, उसको जरूर देखना। मैंने बहुत बार उसमें, वो हिंदी में बोलते थे मगर बहुत सिंपल भाषा में बोलते थे। आपको पता है महात्मा गांधी को 4 गोलियां लगी थी। महात्मा गांधी को 4 गोलियां मारी गई थी, और हत्यारे की बंदूक से 2 गोलियां चली थी। तो 2 किसने मारी, तब पोस्टमार्टम नहीं हुआ कभी भी महात्मा गांधी का, पता ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा है। लिखो भाई लिखो। टाइप्स ऑफ, इसमें सॉरी, अब आपने नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इसमें लिख लिया ना, इसमें आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। डिओन्टोलॉजी इज कंसर्न विद द एक्शंस देमसेल्व्स एंड नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस। Deontology is concerned with the actions themselves and not the consequences. Full stop. Deontology is a universal theory. Deontology is a universal theory. Full stop. It says that duty exists irrespective of man. It says that duty exists irrespective of man. Full stop. If you are doing something, if you are doing something and you believe, if you are doing something and you believe that all people should do that action, if you are doing something and you believe that all people should do that action, then your action is moral. Then your action is moral. See, I'm repeating. If you are doing something and you believe that all people should do that action, then your action is moral. Then your action is moral. ठीक है ना। बड़े से बड़ा शराबी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका लड़का शराब पिए, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। किन्हीं कारणों से अब उसकी शराब की लत नहीं छूट रही है, इसके बावजूद भी वो ये चाहता है कि उसका लड़का शराब ना पिए। और जो चाहते हैं कि वो उसका लड़का भी पिए, तो फिर उनको तो प्रणाम है हमारा, और क्या हम बोल सकते हैं उनके लिए। इसको खत्म करते हैं। लास्ट पैराग्राफ लिखिए। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हैव evolved from a Greek word. Deontological ethics have evolved from a Greek word called dion, D-E-O-N, dion, which literally means obligation or duty. Which literally means obligation or duty. Obligation और ड्यूटी। देखो, बालासोर में एक्सीडेंट हुआ तो प्रधानमंत्री खुद मौके पर पहुंचे। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है। तो जहां पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है मगर कुछ मिसहैप हुआ है। देखो, एक तो होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दंगा हो गया है, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जरा भी दिमाग है तो वो ना जाए वहां पर, क्योंकि फिर पुलिस उन लोगों को छोड़कर तुम्हारी सुरक्षा में लग जाएगी।
पुलिस के लिए तो बहुत लफड़ा खड़ा हो जाएगा कि हम पीएम को देखें कि पब्लिक को देखें, ऐसे में नहीं बाहर निकलना है। मगर वहां रेल दुर्घटना हुई थी, एम्बुलेंस कम पड़ गई थी बालासोर में, तो भुवनेश्वर और पुरी से एम्बुलेंस मंगाई गई, कितने लोग मरे थे। अभी बालासोर में एक एक 1.5 साल 2 साल पहले की घटना है। प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरा अपना सिस्टम लगा दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह सब पहुंचे थे मौके पर, रेल मंत्रालय के बड़े बड़े लोग थे कि सीमलेसली इसको काम को करके दो। और कलेक्टर बालासोर को पूरी पावर दे दी गई थी, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, पीएमओ तुम्हारे संग खड़ा हुआ है। हुआ, लाइन भी क्लियर हुई। एक प्रॉब्लम क्या हुई, वो स्कूल में डेड बॉडी रख दी गई थी, वो बहुत गड़बड़ काम कर दिया था। अब वो डीएम साहब को उस समय जो नहीं समझ पाए होंगे, देखो ऐसी स्थिति में अपनी मति को बहुत स्थिर रखना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, उन्होंने पूरे में डेड बॉडी रखवा दी। और लोगों ने मना कर दिया, हम इसमें बच्चे भेजेंगे ही नहीं, लोग भी तो गजब होते हैं। फिर वो स्कूल तोड़ के नया बनाना पड़ा सरकार, ये स्थिति कर दी। एक गलती। चलो खैर कोई बात नहीं, देखो। those subscribing to deontological theories those subscribing to deontological theories argue that argue that ethical decisions should be made argue that ethical decisions should be made through the consideration of one's duties, once में apostrophe ऐसा आएगा, that ethical decisions should be made through consideration of one's duties and obligations along with along with other individual rights along with other individual rights, फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें एक महात्मा गांधी का एक लाइन का कोट है, रूट टू गोल इज रूट टू गोल रूट टू गोल इज एज डिवाइन एज द गोल इटसेल्फ। रूट टू गोल इज एज डिवाइन एज द गोल इटसेल्फ। गांधी जी, इसमें आगे लिख लो, गांधी जी ने कहा था। भैया चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने देख लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ठीक है, हालांकि सब लोगों ने विरोध किया, गांधी जी गलत कर रहे हो, मान जाओ, ऐसा मत करो। और गांधी जी बोले नहीं, हिंसा नहीं करनी है, आजादी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट एट दिस कॉस्ट। गोरों को थाने में भर के, चौरी चौरा गोरखपुर जिले में पड़ता है, आग लगा दी थी थाने में, फूक दिया था थाना पूरा, उसमें लगभग 22 पुलिस वाले जल के मरे थे। वो अपने आप में एक गंभीर घटना थी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं, धन्यवाद।